वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपने नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट एंट्री है वो इंश्योरेंस रिलेटेड एंट्रीज है, यानी जब हम हमारी प्रॉपर्टीज का, स्टॉक का कोई इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो वो क्यों करवाते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है, चाहे वो लॉस फायर से हो या थेफ्ट से हो, ठीक है, तो हम उससे क्या कर सके, उस लॉस को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस लॉस से जो हमारा मॉनेटरी लॉस होने वाला है वो बाय क्लेम क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर 100% भी नहीं होता तो 80-90% तक तो वो कवर हो ही जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 का जो हमारा गुड्स है वो क्या हो गया है, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है। और इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है क्लेम ₹8,000 का। तो अगर ये इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो 10,000 का पूरा लॉस हो गया होता, ठीक है। लेकिन यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 तो रिसीव हो जाएंगे। तो हमें केवल 2,000 रुपए का ही क्या होगा, लॉस होगा। यानी जो 10,000 का जो माल था उससे हमें अगर जलने से अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो पूरे 10,000 का लॉस हो जाता, लेकिन 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे तो केवल 2,000 का लॉस होगा। अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें तो हम दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये दो एंट्री हमने यहाँ पे की हुई है, और हम चाहें तो एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो दोनों देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, केवल इतनी सी एंट्री करनी है, पहले हमें हाफ एंट्री करनी है। तो ये मैं कल बता चुका था कि एक तो लेजर खुलेगा लॉस बाय फायर का, एक खुलेगा परचेज का। लॉस बाय फायर हमारा नॉमिनल है, लॉस है तो डेबिट होगा, और परचेज को हम रियल मान के ये मान लेंगे कि जो अगर माल जल गया तो यानी वो आउट ऑफ बिजनेस हो चुका है, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से, ठीक है। इसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी, तो क्लेम एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का पैसा दे दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम, फ्यूचर में पेमेंट करेगी। तो एक लेजर ओपन हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। इसको हम डेटर बोल सकते हैं। डेटर्स क्यों है, क्योंकि डेटर वो होता है जिससे हम मनी कॉल करते हैं, जिनसे हम पैसा मांगते हैं। और अब हम इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 रुपीज मांगते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोल देंगे, पर्सनल है, और ये हमारा डेटर है। और जब भी डेटर क्रिएट होता है हम उसको डेबिट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेटर्स होते हैं, जैसे मैंने मान लो किसी डेटर को गुड्स सेल किया, तो उस समय डेटर क्या होता है, रिसीवर होता है। तो डेटर बनते समय रिसीवर होगा, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और जब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी उस समय वो गिवर होगी, जिसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 8,000 रुपीज से हम डेबिट कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को। P&L अकाउंट ओपन करेंगे, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, और लॉस हुआ हमें कितने रुपए का, 2,000 रुपए का केवल हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक एंट्री है अपने पास। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि हम उससे 8,000 रुपए लेने वाले हैं। लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो 2,000 रुपए का हुआ है। और जो लॉस बाय फायर अकाउंट हमने ऊपर ओपन किया था 10,000 का, इसको हम वापस बंद कर देंगे क्रेडिट करके, ठीक है। तो हालांकि दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये रूल से थोड़ा सा हटके है। एक बार फिर देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारा जो गुड्स है वो 10,000 का जो गुड्स था वो आग से जल गया। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें क्लेम पे करेगी 8,000 रुपीज का। तो यहां पर एक एंट्री तो हमने कर दिया कि लॉस बाय फायर, जो कि नॉमिनल लॉस क्या होगा हमारा, डेबिट 10,000 रुपए से। और परचेज जो हमारा गुड्स चल गया, रियल अकाउंट आउट हो गया ये बिजनेस से, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरा ये 10,000 में से 8,000 का क्लेम अगर एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये लॉस हमारा नहीं होगा, ये लॉस अकाउंट ओपन नहीं रहना चाहिए। तो इस लॉस ऑफ फायर अकाउंट को, लॉस बाय फायर अकाउंट को हमें क्या करना है, बंद करना है। तो जो अकाउंट डेबिट से ओपन होते हैं उन्हें हम क्रेडिट से बंद करते हैं। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट एंट्री में लॉस बाय फायर को तो क्रेडिट कर दिया 10,000, यानी जो लॉस बाय फायर ऊपर डेबिट हुआ था, ओपन हुआ था जो अकाउंट, हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि पूरे 10,000 का लॉस नहीं होगा।
ठीक है। लॉस कितने का होगा? 2000 का लॉस होगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट से लिखेंगे। डेबिट होगा, लॉस डेबिट होते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बनेगी, हमारी कस्टमर बनेगी, क्योंकि अब हम उनसे 8000 रुपए मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की कंपाउंड एंट्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री में एक लेजर हम ओपन कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि पर्सनल होगा। ठीक है, डेटर के अकॉर्डिंग डेबिट होगा 8000 रुपए से। दूसरा खुलेगा लॉस बाय फायर या P&L अकाउंट, ये नॉमिनल होगा। इसमें लॉस होगा कितने का? सिर्फ 2000 का, क्योंकि 10,000 के गुड्स में से 8000 का तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। और परचेज जो कि रियल अकाउंट है, बिजनेस से आउट होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, जो कि बिजनेस से माल एक तरीके से जा चुका है आग लगने की वजह से। तो 10,000 का स्टॉक गया, 2000 का नुकसान होगा, 2000 का लॉस होगा, और 8000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम में मिल जाएंगे। इसी तरीके से एक एंट्री और है, गुड्स थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉई ₹15,000। 15,000 रुपए का जो माल है वो एक एम्प्लॉय ने चुरा लिया, चोरी कर लिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 90% ऑफ टोटल लॉस। तो 15,000 का 90% निकाल लीजिए, 13,500 आएगा। तो यहां पर अगर हम सिंगल एंट्री करें ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, डेटर बन जाएगी हमारी, डेबिट कर देंगे हम 13,500 से। लॉस बाय थेफ्ट या P&L अकाउंट हम ओपन कर देंगे, 10% का हमें लॉस होगा, तो 15,000 का 10% हो जाएगा 1500। और परचेज जो है वो आउट होगा, क्रेडिट 15,000 से। ठीक है, अगर हम इसको नेक्स्ट एंट्री ये बोल दें कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम पे कर दिया, जबकि यहां पर मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने केवल क्लेम को एक्सेप्ट किया है कि हम देंगे, अभी तक दिया नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम अमाउंट पे कर दे तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? तो फिर हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी और कैश। अब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, और इंश्योरेंस कंपनी हमें पे कर रही है, तो यानी वो गिवर है। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो देखो, ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया, नीचे इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट किया, यानी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट बंद हो गया। अब फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। और कैश जो रियल है हमारे पास आएगा, डेबिट होगा 13,500 से। तो इस तरीके से ये एंट्री कर दी जाएगी इंश्योरेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज। ये 6th पॉइंट है हमारा, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज। अब डिस्काउंट हर बिजनेसमैन क्या करता है? अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता भी है, और जो हमारा सप्लायर होगा हम उससे डिस्काउंट लेंगे भी, यानी परचेज करते समय हम डिस्काउंट लेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो उस समय हम डिस्काउंट कस्टमर्स को देंगे। तो डिस्काउंट रिसीव भी किया जाता है और डिस्काउंट अलाउड भी किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो बिजनेस में हमारे डिस्काउंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। 2 टाइप्स का डिस्काउंट होता है, दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। पहला जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका मेन पर्पस ये है कि हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तभी तो कंपनीज क्या करती है? डिस्काउंट देती है। तो फर्स्ट जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा हमारी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमारी कैश सेल्स को इंप्रूव करने के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरा कोई प्रोडक्ट है 10,000 का प्रोडक्ट है और उसमें मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं 10%, तो मेरी सेल्स इंक्रीज होगी। तो चाहे वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, यानी कैश में हो जाए या फिर उधार, क्रेडिट सेल्स हो, कैसी भी सेल्स हो, वो मेरी इंप्रूव होगी। लेकिन इससे अगर क्रेडिट सेल्स ज्यादा इंप्रूव हो रही है तो क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम कैश डिस्काउंट भी देंगे कि ठीक है 10% हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप ऑन स्पॉट पेमेंट करते हो तो हम आपको 10% और डिस्काउंट देंगे। तो कस्टमर क्या करेगा? अगर वो क्रेडिट पे गुड्स लेता है, जैसे कोई हमारा नॉन है या फ्रेंड है, अगर वो क्रेडिट में गुड्स लेता है तो उसको केवल 10% का बेनिफिट होगा, लेकिन अगर वो ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा, कैश पेमेंट करेगा, तो उसको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 2 पर्पस होते हैं डिस्काउंट देने के। तो यहां पर कुछ डिफरेंसेस है दोनों में, हमें ये देखना होगा। सबसे पहले जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमेशा डिडक्ट होगा पहले, फर्स्ट, यानी अगर एक एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है
तो दोनों केसेस में आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट को ही लेस करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उस पे आपको कैश डिस्काउंट डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का गुड्स है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 10% का कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे 100 रुपीज का 10% जो कि 10 रुपीज होगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 90 रुपीज। तो 90 रुपीज में फिर हम कैश डिस्काउंट देंगे 10%, तो 90 का 10% दिया जाएगा 9 रुपीज, तो 81 रुपीज का वो हमें मिलेगा। इस तरीके से ये कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरा डिफरेंस है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं डजंट एंटर, यानी जिस तरीके से हम ये सारे अकाउंट एंटर करते हैं वैसे हम ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री नहीं करेंगे, जबकि कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करेंगे हमेशा। थर्ड डिफरेंस है, जो ट्रेड डिस्काउंट है अप्लाइज ऑन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ, यानी कैश में हो या उधार हो, क्रेडिट में हो, दोनों ही केस में क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन में ही अप्लाई होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू हरी ₹20,000 विथ ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%। हमने कुछ गुड्स हरी को सेल किया है 20,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20% और कैश डिस्काउंट है 10%। तो सबसे पहले ये कंसिडर करो कि ये वाला कैश वाली एंट्री है, यानी यहां तक गुड सोल्ड टू हरी ₹20,000, क्या ये कैश की एंट्री है या उधार की एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है? तो ये क्रेडिट एंट्री है, क्योंकि नाम आ गया, किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो वो उधार की एंट्री बन जाती है। यानी हमने हरी को जो गुड सेल किया है वो क्रेडिट में किया है, ना कि कैश में, ठीक है। अगर कैश वर्ड होता है इसके साथ तो मानते हैं। तो यहां पर अगर क्रेडिट वाली एंट्री है तो कैश डिस्काउंट तो अप्लाई नहीं होगा, तो केवल ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारी जो टोटल सेल्स है वो 20,000 है, उसमें हम 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 4,000 रुपीज, और हमारे पास जो नेट सेल्स आएगा, एक्चुअल सेल्स आएगा वो 16,000 का आएगा, जिसकी हम एंट्री कर देंगे हरी और सेल्स। हरी अपना पर्सनल अकाउंट होगा और सेल्स अपना हो गया नॉमिनल या फिर रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हरी रिसीवर हो जाएगा डेबिट, और सेल्स अपना जो है वो इनकम के तौर पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, 16,000 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेड डिस्काउंट का नाम यहाँ पर नहीं आया है। अब इसके बाद एक एंट्री और देखेंगे हम। अब यहाँ पर केवल एंट्री है गुड्स सोल्ड ₹20,000, तो ये कैश की एंट्री है क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन का नाम नहीं है। तो अगर कैश की एंट्री आ गया तो ट्रेड डिस्काउंट तो सब में अप्लाई होता है, कैश डिस्काउंट कैश एंट्री में अप्लाई होता है। तो गुड्स सोल्ड ₹20,000 विद ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%। तो पहले कैलकुलेशन करना, टोटल सेल्स हमारी है 20,000 की, उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है 20%, तो 20,000 का 20% आप निकालेंगे 4,000 आएगा। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, आता होगा वैसे ये वाला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ठीक है, तो 4,000 रुपीज आ जाएगा। तो 4,000 हम लेस कर देंगे तो एक्चुअल सेल्स तो हमारी आ गई 16,000। अब हम कैश डिस्काउंट भी देंगे, तो कैश डिस्काउंट देंगे 10%, तो 16,000 का देंगे ना कि 20 का। तो 16,000 का 10% हो जाएगा 1,600, और कैश रिसीव हमें होगा 14,400, यानी कि 16 में से 1,600 लेस करके, 16,000 में से 1,600 लेस करके 14,400 हमें कैश रिसीव होगा। और अब इसका लेजर कैसे बनाओगे आप, तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो भी आपका अकाउंट है वो तीनों अकाउंट आपके ओपन होंगे ट्रेड के बाद, यानी सेल्स भी है, कैश डिस्काउंट भी है और कैश रिसीव्ड भी है। तो तीनों के आपके लेजर बनेंगे। जो कैश रिसीव होगा उसके लिए हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे, कैश डिस्काउंट के लिए केवल डिस्काउंट लिखते हैं क्योंकि केवल कैश डिस्काउंट ही एंट्री किया जाता है, और सेल्स। तो कैश हमारा हो गया रियल, इसमें हमारे पास कैश आएगा, कितना कैश आएगा, डेबिट कर देंगे 14,400। डिस्काउंट हमारा नॉमिनल है, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, कितना डेबिट करेंगे 1,600, केवल कैश डिस्काउंट। उसके बाद सेल्स नॉमिनल है, हमारी इनकम है, क्रेडिट करेंगे 16,000 से। तो आप देखो 20,000 का तो कहीं फिगर ही नहीं आया,
तो हम केवल ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं पर एंट्री में शो नहीं करते। इसके बाद एक एंट्री और देखते हैं। इस बार हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विकास ₹50,000, 50,000 का हमने गुड्स परचेज किया है विथ ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10% एंड हाफ पेमेंट मेड बाय कैश। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छी एंट्री है। हमने गुड्स परचेज किया है विकास से 50,000 का, 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट हम दे देंगे 20%, कैश डिस्काउंट हम दे देंगे 10% और आधा पेमेंट, हाफ पेमेंट हम कैश में पेमेंट करेंगे, क्योंकि जो विकास का नाम आ गया तो यानी कि ये क्रेडिट एंट्री है, कैश एंट्री नहीं है। लेकिन लास्ट में हमने बोल दिया कि हम हाफ पेमेंट कैश पेमेंट करेंगे, तो यानी ये हाफ कैश एंट्री है और हाफ क्रेडिट एंट्री है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टोटल परचेज। ये वर्किंग नोट में दिखाते हैं हम। जो टोटल परचेज है वो हमारा 50,000 का है। इसमें पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पे लेस होता है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। तो जो ट्रेड डिस्काउंट आपका है 20%, वो आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो 50,000 का 20% आप निकाल लीजिए, 10,000 आएगा। 50,000 इंटू 20% तो डिवाइड बाय 100, तो इसको आप करेंगे तो 10,000 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 का आपका डिस्काउंट हो गया। तो यहां पर एक्चुअल परचेज आ जाएगी, एक्चुअल परचेज आ जाएगी 40,000। अब इस 40,000 में से आपको कैश परचेज अलग करना है और क्रेडिट परचेज अलग करना है। तो कैश परचेज तो हो जाएगा आपका 20,000 हाफ और क्रेडिट परचेज हो जाएगा 20,000, ठीक है, क्योंकि 40 का हाफ ऑफ कर दिया हमने। अब यहां पर लेस होगा कैश डिस्काउंट जो कि है 10%। ये किस में से होगा, केवल कैश परचेज में से ही होगा, क्रेडिट परचेज में से नहीं होगा। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपीज हम यहां से लेस कर देंगे, जबकि क्रेडिट परचेज में से हम कुछ भी लेस नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 20,000 में से 2,000 हम लेस कर देंगे, तो 18,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया जो भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो भी लेजर होंगे वो हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो एक तो देखो परचेज का लेजर है, ठीक है। एक कैश परचेज में अपन कैश का ओपन कर देंगे जो नीचे ही नीचे है। क्रेडिट परचेज में विकास का ओपन करेंगे, क्योंकि क्रेडिट परचेज में नाम आता है, तो क्रेडिट परचेज में हम विकास का नाम ओपन करेंगे। एक कैश डिस्काउंट का अकाउंट ओपन होगा और एक कैश का। तो एक तो हो गया हमारा कैश, सॉरी परचेज, एक हो गया अपना कैश, एक हो गया अपना डिस्काउंट और एक हो गया विकास। तो जो परचेज है ये तो हो गया अपना, नॉमिनल भी होता है रियल भी होता है। अगर नॉमिनल है तो एक्सपेंसेस है और रियल है तो गुड्स इन है। दोनों ही तरीके से हम डेबिट करेंगे। तो परचेज कितना है, एक्चुअल परचेज 40,000, तो हम 40,000 से इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पर कैश हमारा रियल है और परचेज करेंगे तो कैश आउट ही होगा, जाएगा, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश पेमेंट कितना हुआ, 18,000 का, 18,000 का। इसके बाद डिस्काउंट हमारा नॉमिनल है, ठीक है, और डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो इस बार हमें प्रॉफिट हो रहा ही है, क्योंकि परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है, तो हम क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपीज। विकास हमारा पर्सनल है और विकास से हमने परचेज किया, तो विकास गिवर है तो हम क्रेडिट करेंगे। और कितने रुपए से, विकास के अकाउंट में है 20,000, जितना केवल उधार रह जाएगा, क्रेडिट परचेज रह जाएगा, केवल वो विकास में आ जाएगा 20,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्रेडिट का टोटल डेबिट के बराबर है। तो 3 क्रेडिट हुए हैं, 18 प्लस 2,000 प्लस 20,000, तीनों को ऐड करेंगे तो 40,000 होता है। डेबिट में भी 40,000 है। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी एंट्री बना सकते हैं। अगर हम जर्नल के फॉर्मेट में बनाना चाहें तो जर्नल के फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और डेबिट में वैल्यू आ जाती है 40,000। 2 क्रेडिट वालों को 2 से लिखते हैं, 2 कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में आ जाएगा 18,000। 2 डिस्काउंट 2,000 और 2 विकास, ठीक है,
अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है आपको, आप विकास के आगे अकाउंट नहीं लगाओगे, या तो ओनली विकास रहने दो, या जो भी पर्सनल नेम होंगे आप उनको विकासस अकाउंट लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के फिर अकाउंट लिखेंगे। आप विकास अकाउंट नहीं होगा, विकासस अकाउंट होगा, या फिर अगर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहते तो ओनली विकास भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये एंट्री आपकी इस तरीके से जनरल एंट्री बना दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं लास्ट एंड फाइनल बैंक रिलेटेड एंट्रीज, जो कि हमारा 7th पॉइंट है। ठीक है, अब जो बैंक रिलेटेड एंट्रीज की हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो हमारे पेमेंट होंगे या तो वो चेक से होंगे या ऑनलाइन पेमेंट से होंगे, पर कैश में नहीं होंगे। तो इस एंट्रीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो एंट्री होती है हमारी रिसिट बाय चेक, ज्यादातर जो आपकी जनरल एंट्रीज आती है वो चेक से ही आती है, इसलिए चेक लिया गया है। अगर चेक की जगह कोई और नेम आ जाए, डीडी आ जाए, डिमांड ड्राफ्ट, चेक आ जाए, या फिर ऑनलाइन पेमेंट आ जाए, तो भी यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। रेसिट बाय चेक यानी अगर हमें चेक से कोई इनकम रिसीव होती है तो क्या करेंगे, अगर हम चेक से कोई पेमेंट करते हैं तो क्या करेंगे, और एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो क्या होती है। तो ये तीनों चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेसिट बाय चेक या ऑनलाइन पेमेंट या डीडी, अगर किसी भी तरीके से हमें इनकम मिलती है तो कितने तरीकों से हमें इनकम मिल सकती है। पहला तरीका है, हमने गुड सेल किया और हमें चेक रिसीव हुआ, कैश रिसीव नहीं हुआ, हमें चेक रिसीव हुआ। तो गुड सेल करने पर आपको पता है सेल्स अकाउंट खुलता है, और जब भी चेक आ जाएगा या ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा या डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा तो हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। अब बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल है। पर्सनल है तो बैंक में अगर मैंने माल बेचा, वहां से मुझे चेक मिलेगा तो मैं अपने बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, जिसको हम डेबिट कर देंगे। और सेल्स तो पता ही है, सेल्स से नॉमिनल में इनकम मान के हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी। सेकंड है, हमें चेक रिसीव हो सकता है डेटर से। हमारा कोई डेटर है जिससे हम मनी कॉल करते हैं, अब वो आके हमें चेक दे जाए। ठीक है, तो इस केस में 2 लेजर खुल जाएंगे, चेक की वजह से तो बैंक खुल जाएगा, और डेटर की जगह डेटर का नाम आ जाएगा, जो भी राम श्याम मोहन हरि विकास जो भी होगा उसका नाम ओपन कर देंगे। दोनों ही पर्सनल है, बैंक भी पर्सनल है, डेटर भी पर्सनल है। बैंक क्या है, रिसीवर, क्योंकि जो मुझे डेटर से चेक मिलेगा वो मैं बैंक को दूंगा, तो बैंक रिसीवर है, और डेटर मुझे चेक देगा तो डेटर गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड केस हो सकता है एनी इनकम रिसीव्ड बाय चेक, जैसे कमीशन हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अगर ऐसी कोई भी इनकम मुझे चेक से मिलती है या फीस हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, उस इनकम का तो नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने इनकम लिखा है, पर वहां पे हम लिखेंगे या तो इंटरेस्ट या कमीशन या फी या फिर कोई भी रेंट, जो भी हमें मिलेगा उसका नाम आएगा। नॉमिनल होगा, इनकम है, क्रेडिट होगी। बैंक हमारा पर्सनल है, रिसीवर होगा, क्योंकि इनकम से जो हमें चेक मिलेगा वो हम बैंक को देंगे। तो तीनों ही केस में बैंक अकाउंट खुलेगा, तीनों में बैंक रिसीवर होगा और डेबिट होगा। मतलब जहां पर कैश आता है वहां पर बैंक आ जाएगा, बस। इसके बाद बात करेंगे पेमेंट बाय चेक। अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो चेक से पेमेंट करते समय 3 केस हो सकते हैं। या तो मैंने गुड्स परचेज किया हो और पेमेंट मैंने चेक से कर दिया, तो गुड्स परचेज करने में परचेज अकाउंट तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में बैंक अकाउंट खुलेगा, क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट किया है या ऑनलाइन पेमेंट किया है। परचेज क्या हो गया, या तो रियल या नॉमिनल। रियल है तो इन, नॉमिनल है तो एक्सपेंसेस, डेबिट कर दो। बैंक क्या है, पर्सनल है, इस बार बैंक गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरा बैंक पेमेंट करेगा, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, गिवर होगा। अगर मैंने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया, ठीक है, तो क्रेडिटर और बैंक आ जाएगा, यानी क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जो भी उसका नाम है, और बैंक अकाउंट दोनों पर्सनल है। इस बार क्रेडिटर क्या होगा, रिसीवर होगा, और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो गिवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और लास्ट एंड फाइनल इसकी एंट्री होती है एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। जैसे कोई रेंट हमने पे कर दिया या इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं तो एक्सपेंसेस का नाम लिख देना, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वॉट जो भी एक्सपेंडिचर, वेजेस, कैरेज, जो भी आप पे करते हो। नॉमिनल होगा, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट कर देंगे, और बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक पर्सनल के तौर पे क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल वे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो लास्ट एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री, वो क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी एंट्री जिसमें केवल 2 ही लेजर होते हैं, या तो कैश अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है। कैश और बैंक अकाउंट होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई अकाउंट नहीं होता।
यानी इसका हमारे अकाउंटिंग पे यानी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैश और बैंक अकाउंट है इसमें केवल दो ही एंट्री बन सकती है। या तो मैंने कैश डिपॉजिट करवाया होगा बैंक में, तो ना तो ये इनकम है ना ये एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है वो मैंने ऑफिशियल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, या तो बैंक में डिपॉजिट किया है या बैंक से विड्रॉ किया है। केवल दो ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री उसे ही बोलते हैं जो हमारे प्रॉफिट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं करती। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मेरे इन हैंड हो या फिर बैंक में हो। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो दो ही लेजर खुलेंगे, बैंक और कैश। बैंक में डिपॉजिट करूंगा, बैंक पर्सनल है, रिसीवर होगा, डेबिट कर दूंगा। कैश मेरे यहां से आउट हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी होती है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिशियल पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक पर्पस होते ही तो ड्रॉइंग आ जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो इसमें भी दो ही लेजर खुलेंगे। हमने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस पर्पस के लिए, तो कैश और बैंक खुलेगा। इस बार कैश मैंने विड्रॉ किया है तो इन होगा, पैसा आएगा मेरे पास, डेबिट करूंगा। बैंक इस बार गिवर होगा, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक गिवर है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां पर 7 प्रकार की जो अपनी एंट्रीज होती है वो सारी कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहां से आप अपने बुक से कोई सी भी एंट्री जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको अपन बात कर सकते हैं आगे।